अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का ये लेक्चर नंबर 1 है बेटा, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई और लेक्चर स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लेक्चर नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेरिवेटिव का अगर आप मतलब देखेंगे कि डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि हम अगर जब बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी चीज़ की तो वो बच्चे इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और वो कहते हैं कि सर सिंपल हमें डेरिवेटिव या किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं। और उसके अलावा जो उनकी सेकंड डिमांड होती है वो होती है क्वेश्चन चेंज इन फंक्शन। अगर हम किसी फंक्शन में चेंज फाइंड करें तो हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव है। लेकिन मसला ये है कि ये जो चेंज है, ये चेंज फिजिक्स में हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली तौर पे पढ़ रहे होते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम। वो जो चेंज है और डेरिवेटिव वाला जो चेंज है इसमें बहुत फर्क है, और ये वाला जो डिफरेंस है वो है डेरिवेटिव का मतलब होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब हो गया नेक्स्ट मोमेंट जो चेंज आ रहा है, नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही लम्हे जो फंक्शन में चेंजेस आ रही हैं उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल, इस बात को समझाने के लिए अगर एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर फंक्शन है। अब इसमें अगर हम डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल -1 पे 1 आंसर आ जाएगा। हम्म, उसके बाद 0 पे आपके पास 0 आंसर आएगा। 1 पे 1 आंसर आएगा, और 2 पे 4 आंसर आएगा। तो यहाँ से अगर हम फॉर एग्जांपल ग्राफ बनाना चाहते हैं तो 0 पे 0, 1 पे 1, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये एक्स है, ये वाई है। हमारा टॉपिक इस पर ग्राफ नहीं है, हम सिर्फ डेरिवेटिव को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। अगर एक्स की वैल्यू 1 है फॉर एग्जांपल, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई का आंसर आ गया 4। ये वाली कंडीशन बन रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 2 में जरा सा चेंज, यानी एक्स में थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, यानी हम कर लें 2.001, तो फिर हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा? 2.001 मल्टीप्लाई बाय 2.001 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 4.001। यानी ये जो वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अभी मैं क्योंकि डायग्राम को जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा दूर दूर रख रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंट नजर आए। तो ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है। ये जो ट्रायंगल है ये असल में आपके पास चेंज आ रहा है, और इस वक्त तो ये बहुत छोटा सा आ रहा है, लेकिन असल में ये आपके पास चेंज है। जो एक्स में चेंज के साथ साथ वाई में चेंज होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कंप्लीट डेरिवेटिव होगा, जिसमें चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स में वाई में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो पूरा डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आप कहेंगे सर स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या चीज हो गई? अब टेंजेंट क्या चीज है, पहले तो आप इसको समझ लें। टेंजेंट क्या होता है कि अगर कोई कर्व है, फॉर एग्जांपल ये कर्व है, इस कर्व पे इस पॉइंट के ऊपर, अब जैसे मैंने जो कर्व के ऊपर लाइन बनाई है जाहिर सी बात है ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट्स को टच कर रही है। आपके पास जो टेंजेंट होगा, जो टेंजेंट होना चाहिए वो ओनली वन पॉइंट पे कर्व को कट करता है। जब वो एक पॉइंट के ऊपर कट करेगा तो इसको कहेंगे टेंजेंट, और फिर इस स्ट्रेट लाइन का कोई ना कोई स्लोप तो होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी इस पूरी चीज को हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो सिंपली आप ये समझ लें कि डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिल वर्क
हम अपने टॉपिक के हिसाब से थोड़ा सा मिनिमम कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। अब बात करते हैं कि बेटा देखिए, y अगर एक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल x³ + 4x², तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो असल में y क्या कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू उसको चेंज हो रही है, y का आंसर भी चेंज हो रहा है। तो जो dy/dx निकालेंगे, तो ऐसे तो dy/dx नहीं निकल जाएगा। तो dy/dx निकालने के लिए चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करने के लिए कि क्या चेंज आ रहा है, असल में हमारे पास कुछ डिफरेंट फार्मूलाज है। अब आपके जहन में होगा जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये क्या है, आपस में एक डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। इन सब ऑपरेटर्स के अपने अपने रूल है। फॉर एग्जाम्पल 4x² × 3x, तो आंसर आ जाएगा 12x³ क्योंकि ये मल्टीप्लाई का रूल है। लेकिन 4x² डिवाइड करेंगे 3x से, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 4/3x, क्योंकि डिवाइड का रूल है। तो इसी तरह से जब इनके अपने अपने रूल है, तो इसी तरह से डेरिवेटिव है उसके भी अपने रूल्स है। और वो डेरिवेटिव की जो रूल है वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। d/dx⁴n, d/dx⁴n, कि अगर आप x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे क्वेश्चन में या तो आपको बताया जाएगा कि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से निकालना है। अगर आपको नहीं बताया जा रहा, तो d/dx, तो ये जो x होगा ये इस क्वेश्चन का वेरिएबल होगा। x के रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव निकालना है। अगर d/d y लिखा हुआ है, या y थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। d/d v लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है v के रिस्पेक्ट से निकालना है। अगर d/d p लिखा हुआ है, तो p के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालना है। तो असल में जो x⁴n है, तो x के रिस्पेक्ट से जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो रूल के मुताबिक पावर को आपने पहले लिखना है और पावर में से 1 को माइनस करना है। और अगेन डेरिवेटिव निकालना है बेस का। बेस इसकी क्या है, x की, x⁴n की बेस हो जाएगी x। आमतौर पे ये वाला जो स्टेप है ये हम लोग नहीं लिखते, उसकी वजह ये है कि बार बार लिखने से, क्योंकि ये 1 ही आ रहा है। d/dx ऑफ x 1 होता है, वो अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे और क्यों। तो 1 को इस पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करने पे, आंसर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम ये वाला स्टेप नहीं कर रहे होते। और कब करना पड़ता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। d/dx ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। अब बहुत सारे बच्चों के जहन में आता है सर कांस्टेंट क्या चीज है। अब देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल d/dx आप 3 कर रहे हैं, तो 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, यह सबको पता है कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप d/dx ऑफ p करेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x की रिस्पेक्ट से अगर आप डेरिवेटिव निकाल लो, तो p जो है उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम लोग इसको। ठीक है बेटा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इसी तरह से अगर हम d/dx ऑफ z कर लेते हैं, तो z का डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो जाएगा 0। आपने उसी वैल्यू को रिस्पेक्ट देनी है जो यहाँ लिखी है, या मैक्सिमम ऊपर लिखा होगा। होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है dy/dx निकालें, तो dy/dx का मतलब है y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। जब y भी वेरिएबल हो गया, x भी वेरिएबल हो गया, तो इन दोनों के अलावा बाकी सारे के सारे या तो कोफिशिएंट होंगे या तो कांस्टेंट होंगे। इसी जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं बेटा डेरिवेटिव ऑफ u/v, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब ये फंक्शन किस किस तरह से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन log हो सकता है, इनवर्स हो सकता है, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, या एक्सपोनेंशियल हो सकता है। ये 5 तरह के फंक्शन आप लोग अमूमन पढ़ रहे होंगे अब सेकेंड ईयर तक। तो ये 5 फंक्शन जब आपके पास होंगे डिफरेंट, तो आप इनको क्या कर सकते हैं बेटा, इन पे u/v का फार्मूला लगाएंगे। एक u हो जाएगा और एक v हो जाएगा। u/v का फार्मूला होता है u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। और इसके अलावा हमारे पास u/v का फार्मूला होगा
यू अपॉन वी का फॉर्मूला वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। अब ये जो मैंने फार्मूला लिखा यू अपॉन वी का, तो वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है। जी स्टूडेंट, अब हमने जो फार्मूलाज अभी देखे हम उनको कंटिन्यू। सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7। अब एक्स की पावर जब 7 को अगर हम सोल्व कर लें तो जाहिर सी बात है हमारे पास फार्मूला क्या था, डी अपॉन डी एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। तो इसमें आपके पास पावर है 7, तो 7 को आप पहले लिखेंगे और 7 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 7x पावर 6। लेकिन आप इसी कॉन्सेप्ट को जरा ऐसे लिखेंगे p की पावर 6। तो अगर p की पावर 6 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है x जो है आपके पास वेरिएबल था और यहाँ लिखा हुआ है p, तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 क्योंकि आपके पास वेरिएबल सेम नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल सेम होने की वजह से आपने इसको रिस्पेक्ट दी और इसके ऊपर डेरिवेटिव का फार्मूला लगाया। लेकिन यहाँ पर x और p का आपस में राशि होता है कि सेम नहीं है, x अलग है p अलग है, तो इसका मतलब है p को आपने रिस्पेक्ट नहीं देनी, p को आपने डायरेक्टली कांस्टेंट ट्रीट करना है, उसका डेरिवेटिव आपने करना है 0। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कॉफिशिएंट है, फॉर एग्जाम्पल 6x की पावर 7। अब 6x की पावर 7 का मतलब ये हो जाएगा कि 6x की पावर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6 को आपने हमेशा डेरिवेटिव से पहले लिखना है क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो जाहिर सी बात है कोफिशिएंट पे अप्लाई नहीं हो सकेगा। जैसे लिमिट अगर फॉर एग्जाम्पल 5x लिमिट लिखा हुआ है x टेंड्स टू 3, तो आप इसका कैसे कर रहे थे, आपने लिमिट को लिखी x टेंड्स टू 3 लिखी, x लिखा, लेकिन ये जो 5 को आपने लिमिट से पहले लिखा। सेम इंटीग्रेशन अपना डेरिवेटिव में भी ऐसा ही होगा कि आपके पास जो 6 होगा वो डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा 6, पावर को आपने पहले लिखा और पावर में से 1 को माइनस करना है। तो 6 7 42 x की पावर 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, पावर को पहले लिखा, पावर में से 1 माइनस किया तो 6 हो गया और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए 42x की पावर 6 हो जाएगी। इसी तरह से बेटा अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा होगा x² प्लस x डिवाइड बाय x³, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि यहाँ पर u अपॉन वी का फार्मूला लगाते हैं, जबकि u अपॉन वी का फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपने सिंपल ये करना है कि पहले इसको कोशिश करनी है कि अगर u अपॉन वी का फार्मूला लगाने से पहले अगर ये सोल्व हो सकते हैं तो इसको सोल्व करना है। तो x² अपॉन x³ करेंगे आप और x अपॉन x³ करेंगे। ये आपके पास x² और x³ आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा वो अभी मैं लिख देता हूँ। ये x और x³ भी आपस में इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे कि d/dx/1/x आ जाएगा प्लस 1/x² आ जाएगा, 1/x आ जाएगा और 1/x² आ जाएगा। 1/x का मतलब यही हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -1। ठीक है, क्योंकि x की पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डेरिवेटिव का रूल हम नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे, अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हम बड़ी परेशानी से बच जाए। और x की पावर जो 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -2 हो जाएगी पावर। अब आपने इसके ऊपर डेरिवेटिव का रूल लगाना है जो मैं नेक्स्ट पेज पे लगा देता हूँ। अगर डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है x की पावर -1 प्लस x की पावर -2, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, पावर रूल लगाए। अब dx ऑफ x की पावर -1 प्लस d/dx की पावर-2, तो इसमें पावर पहले पावर में से -1 करना है। यही रूल आपको बताया, n को आपने पहले लिखना है, n में से आपने 1 माइनस करना है। और यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे, -2 को आपने पहले लिखा, -2 में से आप -1 करें।
तो ये हो जाएगा बेटा -1 एक्स की पावर -2, और ये प्लस माइनस माइनस 2 एक्स की पावर -3। अब वैसे तो ये भी आंसर है, इसको आप कह सकते हैं डेरिवेटिव, लेकिन मसला ये है कि आमतौर पे बहुत सारी बुक्स के अंदर एलसीएम लिया जाता है, तो x² -2/x³ क्या कर लेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम ले लेंगे। x³ ये बन जाएगा बेटा आपके पास x, और ये बन जाएगा बेटा -2, चाहे तो आप माइनस कॉमन ले लें। अब मसला ये, लास्ट मैंने किसी भी सवाल को किसी वैल्यू के इक्वल नहीं लिया, जैसे हमने सिंपल सिर्फ डेरिवेटिव लिए। अब मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको बता दूं, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक फंक्शन दिया हुआ है, अगर इस फंक्शन की वैल्यू लिखी हुई है फॉर एग्जांपल 3 क्यूबिक रूट ऑफ x², और आपको कह रहा है एफ प्राइम एक्स निकालो। एफ प्राइम एक्स का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। अगर आपसे फर्स्ट डेरिवेटिव वो पूछे तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होगा आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा, और ये जो 1/3 हो जाएगा, आपको पता है कि इंडेक्स का रूल क्या है कि 3 1/3 हो जाएगा, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2/3, और लेफ्ट हैंड साइड को आप इग्नोर कर देंगे। अब जब ये 2/3 हो गया तो अब पावर रूल लगाए, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा 2/3 एक्स की पावर -1/3, तो ये आ जाएगा बेटा 2/3 एक्स की पावर 1/3। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखने का तरीका ये है, एफ प्राइम एक्स। अब मैं यू अपॉन वी के कुछ क्वेश्चंस कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन लिखा हुआ है, एक फंक्शन लिखा हुआ है x-1 2x-4। अब बजाय ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें कहा जा रहा है कि एफ प्राइम एक्स निकालें, तो ये जब फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है इस पे मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को 2x से किया 2x², एक्स को -4 से करेंगे -4x, -2x, और 4 1 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा बेटा 2x² -6x और +4। ये आ गया आपके पास फंक्शन। अब होता क्या है कि हम जब ये फंक्शन निकाले तो सिंपलीफाई हो गया, तो अब आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल के दिखा देता हूँ। बार बार ये जो पावर होती है इससे मल्टीप्लाई होगी, 2 2 ज़ा 4, एक्स की पावर में से 1 माइनस कर दो, मतलब 1। एक्स की पावर जो 1 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 1 ज़ा 6, एक्स की पावर में से 1 माइनस किया मतलब एक्स की पावर 0, और 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट की वजह से 0 हो गया, तो 4x - 6 आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर आपके पास एक फंक्शन है, नेक्स्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है 2x - 1, और इसके साथ लिखा है फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स। अब साइन एक्स का मैंने आपको डेरिवेटिव नहीं बताया, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। क्योंकि दो फंक्शन है अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम करेंगे वही कि हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स और डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x - 1 इंटू साइन एक्स। अब देखें ये वाला फंक्शन है u और ये वाला फंक्शन है v। अब आपको मैंने बताया था कि u इंटू वी का फार्मूला होता है u एज इट इज टू, u एज इट इज का मतलब है 2x - 1 डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स को एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ 2x - 1, तो 2x - 1 एज इट इज आ जाएगा बेटा, और साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, cos x। साइन एक्स एज इट इज लिखेंगे, और 2x - 1 में डेरिवेटिव 2x का 2 हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।
बेटा ये आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे? 2x - 1 cos x +2 sin x। तो ये आपका आंसर है। इसे आप मजीद सॉल्व ना ही करें तो बेहतर है। इसी तरह से अगर डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट होगा तो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट भी एक मैं आपको करवा देता हूँ। फंक्शन में लिख देता हूँ x/x² + 1। अब ये जो फंक्शन है इसमें u/v का फार्मूला लग रहा है, तो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे x/x² + 1। v एज इट इज, इसमें जो फार्मूला है वो आप देख लीजिएगा, v एज इट इज, क्योंकि ये v है और डेरिवेटिव ऑफ u। इसमें आगे पीछे करने से ना u इंटू वी वाले फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन u/v वाले फार्मूले में आगे पीछे करने से फर्क पड़ता है, तो इसलिए आप इसमें आगे पीछे नहीं करते। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये माइनस का साइन आ रहा है, वहां पर है प्लस का साइन। और डेरिवेटिव ऑफ x² + 1 अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। ये बनेगा बेटा x² + 1, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 नहीं करना क्योंकि इसके पीछे डेरिवेटिव नहीं है। और x² + 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 2x। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? x² + 1 का होल स्क्वायर। अगर आप x² + 1 - 2x² अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में अगर इसका आंसर लिखेंगे 1 - 2x² हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो f'(x) आएगा वो आ जाएगा 1 - x² अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। जी सुन, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मैं कुछ क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि ये आज के टॉपिक से रहे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट आज की वीडियो से रिलेटेड ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर कोई मसला हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।